हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी, राइट। तो ये सीटेट 2025 पेपर 1 एंड पेपर 2 आपकी चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो या हिंदी पेडागोजी, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि इंग्लिश पेडागोजी है या हिंदी पेडागोजी, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे, राइट। तो यहाँ से सीखेंगे हम कि अधिगम अक्षमताएं या लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम होने से किसी तरीके की दिक्कतें आती हैं, राइट। तो जो पहला टाइप इसका है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वो होने वाला है आपका क्या, डिसलेक्सिया, राइट। तो यहाँ से डिसलेक्सिया जो टर्म है, ये बेसिकली किसको मेंशन कर रहा है कि बच्चे को क्या होगी दिक्कत, उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। मतलब वो जब रीडिंग करेगा तो वो कंफ्यूज रहेगा। जैसे अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया बी, राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डी, तो वो बी एंड डी में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं, जैसे सौ को वो वॉज कर सकता है, राइट, उलट पुलट कर सकता है, या फिर एक जैसे से दिखने वाले वर्ड्स में या लेटर्स में क्या होगा, वो कंफ्यूज होगा, राइट। तो ये बेसिकली रीडिंग से रिलेटेड है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, रीडिंग या पठन, ठीक है। इसको प्रॉब्लम किस में होगी, रीडिंग में, या फिर इसी को हम कहते हैं पठन। क्लियर। देन बात करेंगे किसकी, डिस्ग्राफिया की। तो अब आपको इस वर्ड को देख के ही मीनिंग समझ में आ रहा होगा डिस्ग्राफिया का, कि डिस्ग्राफिया, देखो ग्राफिया मतलब क्या, कुछ लिखना, बनाना, राइट। तो इसका मतलब ये जो आपकी डिसऑर्डर है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये रिलेटेड है किससे, आपकी लिखने से है, राइट। तो यहां पे आप लिखोगे इसके लिए राइटिंग, है ना। इसको क्या दिक्कत होगी, इसको लिखने में दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी, जैसे लाइंस, अलाइनमेंट्स होते हैं ना, इनके बीच में ऐसे कभी ओवरलैप कर जाएंगे, वर्ड्स ओवरलैप कर जाएंगे, इस तरीके से उसको लिखने में दिक्कत होगी। कई बार ये आपका जो रीडिंग वाला है, इसमें भी राइटिंग का गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब डी को बी करते हैं, डी को जब बी करते हैं तो ऑब्वियस है वो जहां पे बैट लिख रहे हैं वहां पे वो डैट भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका रीडिंग के साथ साथ कुछ हद तक राइटिंग भी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वो लेटर्स या वर्ड्स में ही कंफ्यूज रहते हैं, राइट। बट डिस्ग्राफिया इज ऑल अबाउट राइटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। इसके नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कैलकुलेशन मींस जो भी चीजें हम मैथ्स में करते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टाइप, राइट। तो डिसकैलकुलिया ये प्रॉब्लम किस में करता है, ये आपकी कैलकुलेशन, है ना। और कैलकुलेशन किस में होती है, मैथ्स में होती है। तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे गणना भी लिख सकते हैं। क्लियर है। देन आता है आपका डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया को थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे ये तीन तो आपके मोस्ट कॉमन है, बाकी हम कंफ्यूज किस में होते हैं, जब आता है डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्थीमिया, डिस्मॉर्फिया, और ये दो स्पेशल, ठीक है। तो हमारा जो कंफ्यूजन रहता है वो रहता है किसमें, डिस्फेजिया, थीमिया, मॉर्फिया एंड प्रेक्सिया। तो इनको क्लियर करेंगे आज अच्छे से। तो यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया मतलब आपका क्या हो गया, जहां पे भी बच्चे को कुछ फाइन मोटर स्किल्स पे प्रॉब्लम होने लगे। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है, जैसे अगर आप उसको राइटिंग की बात करें, लिखावट की बात करें, तो उसको लिखने में तकलीफ होगी, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, उसकी बोन्स में और उसकी जो मसल्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, राइट। जैसे अगर आप उसको आप देखेंगे जनरली कि ऐसे बच्चों में क्या होता है, वो अपने शर्ट्स के बटन नहीं लगा पाते, या फिर शूज के लेसेस नहीं लगा पाते, ये चीजें। या फिर जैसे आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वो राखी बांधने में दिक्कत होती है, राइट। तो वो हालांकि वो छोटे होते हैं, पर जब बड़े पे भी यही प्रॉब्लम दिखने लगे तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, डिस्प्रेक्सिया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फाइन मोटर स्किल्स, या आप इसको सूक्ष्म गतिक कौशल भी कहते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल, राइट। अब यहां पे आप लिख सकते हैं
कि यहाँ पे उसको, क्योंकि राइटिंग भी तो एक फाइन मोटर स्किल्स है, तो यहाँ पे राइटिंग आ जाएगा और आ जाएगा आपका क्या, शूज लेसेस, और आ जाएगा आपका क्या यहाँ पे ये आपकी जो बटन वगैरह जो लगाना है वो। तो इसमें आपका चलना भी आ जाएगा। कई बार ये चलने और उठने, वॉकिंग, इसमें भी दिक्कत करते हैं, तो आप इसमें वॉकिंग भी लिख सकते हैं, जंपिंग भी लिख सकते हैं, जो भी चीजें इस तरीके की जहां पे कुछ एक्टिविटी करनी है उसमें ये दिक्कत करेगा, राइट। अब बात करते हैं किसकी, डिस्फेजिया की, राइट। डिस्फेजिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। मतलब यहाँ पे ना बच्चा ना तो आपकी बात ठीक से समझ पाएगा और ना ही वो अपनी बात ठीक से क्या करेगा, समझा पाएगा। भाषा को सीखने में, समझने में जो प्रॉब्लम्स होती है वो आती है किसके अंदर, डिस्फेजिया। आप इसको लर्न कैसे करेंगे, फेस से लर्न करेंगे, ठीक है, फेस टू फेस बच्चा बात नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया लैंग्वेज वाइज, ठीक है, फेस से हम बात करते हैं, देखते हैं लैंग्वेज, राइट। तो वो फेसिया आप इस तरह से याद रखेंगे कि यहाँ पे लैंग्वेज वाली बात हो रही है, तो बच्चा क्या करेगा, भाषा को समझने में, सीखने में उसको क्या होगी, कठिनाई होगी, लैंग्वेज या फिर आप भाषा कर सकते हैं। क्लियर, मैं इसको शॉर्ट में भी लिख रही हूँ सामने जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। देन आता है आपका डिस्थीमिया। अब डिस्थीमिया वर्ड आपका डिप्रेशन से रिलेट करता है, मतलब इसको हिंदी में मनस्ताप कहते हैं, राइट। तो इसमें क्या बच्चा करता है, इसमें बच्चा क्या करेगा कि वो एकदम प्रेशर ले लेगा दिमाग पे, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा, वो उदास रहने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ गई वो उसकी किसकी आ गई, डिप्रेशन की आ गई, सीवियर डिप्रेशन जिसे कहते हैं ना, हमेशा उदास सैडनेस वाली। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है कि जब आप अपनी क्लासरूम में हैं तो बच्चों को किसी भी तरीके की अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आपको उसको फिगर आउट करना है, पॉइंट आउट करना है, देन आपको उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है, राइट। बहुत ऐसा नहीं है कि बच्चे को ऐसा लगने लगे कि मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा नहीं, बट उसके लिए उसी तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। डिस्मॉर्फिया, नेक्स्ट आता है आपका क्या, डिस्मॉर्फिया, राइट। वर्ड क्या बता रहे हैं कि बच्चे को इसमें डाउट होने लगेगा, किसमें डाउट होने लगेगा, कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, आपको लगेगा कि दूसरे के हाथ आपसे लंबे हैं, या इस टाइप की चीजें जिसमें आप कंपेयर करते हैं, राइट। तो ये भ्रम की एक स्थिति हो जाती है, एक डाउट फील करने लगता है बच्चा जैसे बॉडी पार्ट्स को लेके, राइट। तो ये आपका हो गया डिस्मॉर्फिया। नेक्स्ट है आपका ASD मीन्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको हम शॉर्ट में ऑटिज्म ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा है इसमें क्या करेगा, वो इसमें वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसको बड़ी घबराहट होगी दूसरों से क्या करने में, इंटरेक्ट करने में। तो मेन प्रॉब्लम इसमें क्या हो गई, इंटरेक्शन की या फिर कम्युनिकेशन की, राइट। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, दूसरों से एक तरीके से आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली बात करने में उसको दिक्कत होगी, शर्माया सा रहेगा, राइट, इंटरेक्शन करने में दिक्कत होगी, वो बातचीत नहीं कर पाएगा, राइट। ये हो गया आपका किसमें, ऑटिज्म में। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ऑटिज्म वाले बच्चे जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में बहुत अजीब से हो, खराब हो, या फिर वो पुअर हो मेमोरी में, कुछ चीजें वो याद भी रख सकते हैं, बट मेन प्रॉब्लम जो उनकी होती है वो किस में होती है, कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्शन करने में, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, राइट। अब आता है आपका क्या, ADHD, ये अटेंशन से आपका रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या नहीं कर पाएंगे, ये अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में, बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे चीजों से, उनका मन नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चे के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है अच्छे से, क्योंकि जब तक बच्चा फोकस नहीं करेगा वो कुछ सीख नहीं पाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एनवायरनमेंट रखना है, हेल्दी एनवायरनमेंट, जिससे कि वो क्या करे, इन्वॉल्व हो, ठीक है, उनका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट ना हो और वो पूरा फुल्ली जो है वो एक्टिवेट रहे, क्लास में एक्टिव रहे, राइट। तो इसके लिए आप कर सकते हैं ऐसा कि बच्चों को कुछ इस तरीके के टास्क दिए जाए, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, जिससे वो क्या करे, अपना अटेंशन पे कर पाए, राइट। तो ये आपका, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर
एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसे कहते हैं ना, बड़ा शैतान बच्चा है, बिल्कुल सुनता नहीं है ना, कोई भी बात नहीं मानता, राइट। तो वो इस तरीके से आप एकदम से कोई भी चीज होगी उसको हाइपर एक्टिविटी होने लगेगी, उसकी एकदम से कोई भी चीज तेजी से करने लगेगा, राइट। एकदम मतलब उसका आप उसको देख नहीं, वो एक जगह ठीक से बैठ ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे आ गया उसका अटेंशन डेफिसिट, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर दी है। अरे क्या हो गया, यहाँ पे लिखिए आप फाइन, लिख दिया था मैंने फाइन मोटर स्किल्स, राइट। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल्स थे कुछ, जैसे आपका राइटिंग या फिर लिसिस। क्लियर? ओके, आप करेंगे कुछ क्वेश्चंस तो टॉपिक हमारा हो जाएगा और भी ज्यादा क्लियर, राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यस, लर्निंग डिसेबिलिटी या सीखने की विकलांगता क्या है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट इज अ वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चेंज होती रहती है, चेंज होते रहते हैं बिहेवियर में, ठीक है, वो हो गया। नीड नॉट टू इम्पेयर फंक्शन, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, नहीं, ये करती है, आपकी लर्निंग में इफेक्ट डालती है, राइट। तो ये तो नहीं होगा। डज नॉट इम्प्रूव विद एप्रोप्रिएट इनपुट, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, काफी हद तक सुधार योग्य होती है। अगर आप एक मूवी की बात करें, तारे ज़मीन पे, बड़ी फेमस मूवी है, बहुत हिट गई थी, और वो इसीलिए उसमें क्या था कि एक डिस्लेक्सिया से जो था पीड़ित बच्चा, तो उसको बाद में एक टीचर, बात होती है कि टीचर किस तरीके का है, उसने आके जो है उसकी काफी हद तक चीजें ठीक कर दी थी, जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी बी डी सॉ और वॉस में, राइट, वो चीजें क्लियर करी थी, लेटर्स अल्फाबेट्स उसके सारे क्लियर कर दिए थे, काफी हद तक वो क्या हो गया था, इंप्रूव हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये क्या नहीं होती, इसमें आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, राइट। इज अ स्टेबल स्टेट, ये एक स्थिर अवस्था है, बिल्कुल ये तो गलत है, स्थिर अवस्था नहीं है, ये कैसी है, वेरिएबल है, चेंज होती रहती है, राइट। तो ये आ गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट। सेकेंड वन इज लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मोटर स्किल्स की, और मैंने आपको बताया था जब भी मोटर स्किल्स की बात होगी तब आप क्या करोगे, डिस्प्रेक्सिया करोगे, क्योंकि ये ऑर्थोपेडोलॉजिकल जो चीजें हैं उसमें आ जाता है। यहाँ पे बच्चा क्या नहीं कर पाता, फाइन मोटर स्किल्स पे प्रॉपरली नहीं कर पाता, वर्क नहीं कर पाता उसका, राइट। तो ये हो गया आपका डिस्प्रेक्सिया। ये आपका मैथ से रिलेटेड था। यहाँ पे डिसलेक्सिया आपका रीडिंग और कुछ हद तक राइटिंग भी कह सकते हैं, मेनली जो आता है वो रीडिंग का आता है। फिर डिस्फेजिया, मतलब ये आपसे फेस टू फेस बात, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, लैंग्वेज वाली बात हो गई, लैंग्वेज सीखने में जो प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये चारों आपको बता दिए मैंने। नेक्स्ट वन इज ऑटिज्म इंक्लूड। तो ऑटिज्म को हिंदी में मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे है स्वलीनता, राइट। इसमें क्या आएगा आपका, विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं, हाइपर एक्टिविटी, अत्यधिक सक्रियता, या फिर रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास में परेशानी, ये भी नहीं, इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, दूसरों से संबंधित होने में असमर्थता। ध्यान से देखिए, हाइपर एक्टिविटी जो था वो ADHD इसमें था, जिसमें बच्चा बहुत तेजी से कई बार हाइपर एक्टिव हो जाता है, राइट। तो ये भी नहीं होगा। कौन सा आया, इनएबिलिटी टू रिलेट विद अदर्स, मतलब आप क्या करते हैं, दूसरों से आपको बातचीत करने में दिक्कत होती है, आप फ्रेंड्स नहीं बना पाते खुद से, आपको डर लगता रहता है, आप बात नहीं कर पाते। क्लियर? नेक्स्ट वन इज Which one of the following could cause learning disability? निम्नलिखित में से कौन सी अधीन विकलांगता का कारण बन सकता है? तो कल्चरल वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं, पेरेंटल ड्रग यूज, हाँ ये हो सकता है, प्रसव पूर्व, ठीक है, अगर आपने इस टाइम पे कुछ इस तरीके की मेडिसिन ली है तो ये आपको गड़बड़ कर सकता है। एप्टीट्यूड ऑफ टीचर्स बिल्कुल नहीं, एपैथी शोन बाय पीयर, साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता, ये भी नहीं, ठीक है, इसमें कोई भी मतलब नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी से। हाँ ये हो सकता है क्योंकि कुछ इसी तरीके से कुछ आपकी मेडिसिन ली गई हो जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई हो। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज ऑर्थोपेडिकली
impaired children are likely to have, ध्यान से देखिए यहाँ पे सारी आपकी बात किसकी हो रही है, बोन्स एंड मसल्स की बात हो रही है। तो आपका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको कहीं पे भी प्रैक्सिया नहीं दिया हुआ है, बट मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है कि आपको क्या, फाइन मोटर स्किल्स आप नहीं कर पाते। और मैंने आपको इसका एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शू की लेसेस नहीं लगा पाते, शर्ट्स के बटन नहीं लगा पाते, और साथ में राइटिंग भी एक क्या है, फाइन मोटर स्किल्स है ना। तो राइटिंग वाला जो टर्म है वो किसमें आता है, डिस्ग्राफिया में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, डिसलेक्सिया रीडिंग से है तो लिखने का मतलब नहीं है, ये मैथ्स की कैलकुलेशन से है। और डिसथीमिया आपको बताया था मैंने, ये डिप्रेशन वाली स्थिति है, तनाव, ठीक है, इसको आप तनाव, डिप्रेशन वाली स्थिति ले सकते हैं ना, सैडनेस वाली। तो सिंपली आंसर हो गया। आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि डिस्ग्राफिया तो सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड है, राइटिंग इज ऑल्सो फाइन मोटर स्किल्स। क्लियर है। देन आपका 6th क्वेश्चन है, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, है ना। तो ये इस तरीके से वर्ड देख के ना, देखो इसने क्या किया, न्यूक्लियर, राइट, इसको कर दिया अनक्लियर, है ना, बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो गया उसका। तो यहां से देखो एन यू को यू एन कर दिया, बी को डी कर दिया, है ना। इस तरीके की चीजें किसमें आती हैं, आपकी डिसलेक्सिया में आती हैं, राइट। ये वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर नहीं है, सीधा सीधा आप कर दोगे डिसलेक्सिया, राइट। नेक्स्ट वन इज, A student of 5th grade with visual deficiency should be, दृष्टि की कमी के साथ 5th ग्रेड का एक छात्र कैसे होना चाहिए, ट्रीटेड नॉर्मली। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हर बच्चे को आपको बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करना है। आप उसके सामने इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे कि उसको लगे कि उसके अंदर कुछ कमी है, राइट, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको पहली बात तो क्या है, ट्रीटेड नॉर्मली। यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट था तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक्सक्यूज्ड टू डू अ लोअर लेवल, आप उसको निचले स्तर का काम दे देंगे तब भी उसको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे ऐसा काम दे दिया, इसका मतलब मैं वो काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ऐसा काम दिया, राइट। हेल्प विद हिज हर रूटीन बाय पेरेंट्स, रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स क्या है, माता पिता और दोस्तों के द्वारा अपने नियमित काम के साथ मदद करना। तो ये भी नहीं, क्या आ जाएगा इसमें, क्योंकि बात किसकी हो रही है, दृश्य की, विजुअल की बात हो रही है, विजुअल नहीं है, मतलब देख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम क्लासरूम में, उसको प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। उसको कैसी देंगे, ऑडियो मतलब सुनने वाली सीडीज देंगे, जिससे कि वो अच्छे से चीजों को समझ सके, राइट। और कक्षा में कैसा व्यवहार करना है, सामान्य रूप से, राइट। तो ए ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। निगेटिव वर्ड्स जो हैं वो आपको अवॉइड करने, राइट। मैं एक टैग वर्ड्स की भी वीडियो लाऊंगी जिसके अंदर आपको सारी चीजें जो आप जिसको देखते ही एकदम से पकड़ लेंगे कि हाँ ये तो नहीं होगा, राइट आंसर। देन 8th क्वेश्चन इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, ठीक है। जो आपके वैसे नहीं होते हैं बच्चे, गिफ्टेड चाइल्ड जिनको हम गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, राइट, वो किस में नहीं आप देखोगे, नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन, ये तो है, क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, क्रिएटिव होते हैं बिल्कुल, फाइटिंग विद अदर्स, दूसरों से लड़ना, ये गिफ्टेड चाइल्ड में नहीं आता, राइट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है, रीडिंग से, बिहेवियर से, मेंटल से या मैथमेटिकल। तो ये तो आपका कैलकुलेशन हो गया, है ना। और आपका ऑप्शन आ गया कौन सा, रीडिंग डिसऑर्डर, राइट, सिंपली। 10th is dyslexia is generally categorized as, इसको आमतौर पे किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो सबसे पहला ऑप्शन है स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर, देन माइल्ड मेंटल, देखो मानसिक मंदता नहीं है, ठीक है, ये एक तरीके की लर्निंग डिसऑर्डर है। स्पेक्ट्रम ऑफ साइको सोशल डिसऑर्डर, तो ये भी नहीं है। कॉमन मोटर डिसेबिलिटी, तो कॉमन मोटर डिसेबिलिटी भी नहीं है, वो आपका डिस्प्रैक्सिया में। आपको डिसलेक्सिया पूछा है तो सिंपली आप इसको लर्निंग डिसऑर्डर से कनेक्ट करेंगे, राइट। ओके, 11th क्वेश्चन इज अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड फ्रीक्वेंटली omits, substitutes or reverses the letters,
ठीक है, क्या कर देता है, या तो चीजों को, लेटर्स को बीच में से खा जाएगा, ठीक है, भूल जाएगा, देन आपका क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो आपको पता है ये प्रॉब्लम किस में आती है, डिसलेक्सिया में आती है, राइट। इसको आप पठन विकार भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिस्प्रैक्सिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है, रीडिंग से रिलेट करता है, बिल्कुल नहीं, रिमेम्बरिंग से बिल्कुल नहीं, फिजिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके सामने, और ये आ गया मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स की बात नहीं हो रही। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर। While the condition of autism varies considerably, yet students with autism are often good at, हालांकि ऑटिज्म की स्थिति काफी भिन्न होती है, फिर भी ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे अक्सर अच्छे होते हैं। मैंने आपको बताया था, वो हो सकता है कि वो इंटरेक्शन करने में उनको प्रॉब्लम हो लोगों के साथ, लेकिन फिर भी देखो, कम्युनिकेटिंग विद स्ट्रेंजर्स तो ये तो उनके अंदर होता है ना, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट फॉर लॉन्ग, ये भी नहीं कर पाते, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, स्ट्रेंजर्स से बात नहीं कर पाते, फ्रेंड्स नहीं बना पाते। देन आगे आपका एडजस्टिंग विद फ्रीक्वेंट चेंजेस इन देयर रूटीन, और बहुत तेजी से कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं तो भी उसमें वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो फिर कौन सा रह गया आपका, रिटेनिंग एक्सटेंसिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। हाँ, वो कुछ चीजें क्या कर सकते हैं, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं, रिटेंशन कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देन आगे आपका डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरी विद डिफिकल्टीज इन, तो डिसलेक्सिया क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मोटर मूवमेंट नहीं, ड्राइंग नहीं, और हेयरिंग भी नहीं। कौन सा आ गया, रीडिंग एंड राइटिंग। मैंने आपको बताया था कि आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे देख के, डिसलेक्सिया के अंदर रीडिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं राइटिंग भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब वो लिखे देख के आपके वर्ड्स में कंफ्यूज होता रहेगा, जैसे एम है, एम को देख के आपको डब्ल्यू उसको पढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो लिखेगा भी तो गलत ना, अगर वो एम को डब्ल्यू बोल रहा है तो वो हो सकता है मैन की जगह इस तरह से लिख दे, है ना, तो लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए रीडिंग एंड राइटिंग दोनों इंक्लूड करेंगे। मेनली इसको पठन विकार कहते हैं। 15th क्वेश्चन इज, ज्यादा ही जूम हो गया, Which classroom is effective for including children with attention deficit hyperactivity disorder, मतलब ADHD की बात हो रही है, और क्या कह रहा है कि इन बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे हाईली स्ट्रक्चर्ड टास्क वेयर टीचिंग इज प्राइमरीली थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शन, तो ऐसा तो नहीं है, सिर्फ बोलते रहेंगे और बच्चा तो अटेंशन पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो वही प्रॉब्लम है। देन क्लास विद फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट वेयर स्टूडेंट्स वर्क ऑन द टास्क ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, उनको अगर खुद से इंटरेस्ट के जो जिसमें उनको इंटरेस्ट है ऐसा काम दिया जाएगा, ऐसी टास्क दी जाएगी, और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होगा। ये नहीं कि आपने एकदम पर्टिकुलर नहीं, आज तो यही करना है तो यही करना है, राइट, एक टारगेट लेके नहीं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड भी देख लेते हैं, classroom where students sit still on their assignment chairs all the time to encourage discipline, डिसिप्लिन में तो वो बच्चा वैसे भी नहीं बैठेगा, उसको तो प्रॉब्लम ही यही है कि वो अटेंशन पे नहीं कर सकता और हाइपर एक्टिव रहेगा, राइट। तो डिसिप्लिन तो बिल्कुल गलत हो गया। क्लासरूम इन विच टीचर गिव्स हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क विद कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन जो हमेशा दिए जाते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, वो सिंपल होने चाहिए, जिससे कि बच्चे उनको अच्छे से समझ लें और उस तरह से बिहेव करें, राइट। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत है, राइट। तो आप उनको कैसा, उनकी इंटरेस्ट का काम दे सकते हैं, ठीक, ऐसी टास्क जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, तभी तो वो उसमें फोकस कर पाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements is correct in the context of learning disabilities such as reading dissociation, multiple dissociation and etc, right। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की अक्षमताओं जैसे पढ़ने के पृथक्करण, एकाधिक पृथक्करण आदि के संदर्भ में सही है। तो ये क्या कह रहा है इस टाइम पे कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें जो रीडिंग डिसोसिएशन है उसको हम कैसे, उसके संदर्भ में क्या चीज एक सही है। तो बाकी तीन ऑप्शन आपके होंगे रॉन्ग एंड एक ही है जो करेक्ट है। तो उसको देखते हैं।
ऑल स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर द सेम, क्या सारे छात्र समान होते हैं? बिल्कुल गलत है ये तो। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर बेस्ट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग एबिलिटीज, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण सर्वोत्तम है, ये भी गलत। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी बेस्ट, तो टीचर सेंटर्ड कभी भी बेस्ट नहीं होती। नेक्स्ट, सीखने की अक्षमताएं न्यूरोलॉजिकल और पर्यावरणीय दोनों कारकों से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सही है ये कि ये क्या है, आपका न्यूरोलॉजिकल भी होता है, लेकिन साथ ही साथ ये कैसी होती हैं, आपके एनवायरमेंट से भी अफेक्ट होती हैं, राइट। तो ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यहां से आपके 16 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं और आई थिंक आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।